ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन विजिबल है। यस। ओके। आज हम देखेंगे केस स्टेटमेंट देखेंगे। केस स्टेटमेंट यूज इंडेक्स। छोटे छोटे टॉपिक्स है, ठीक है, सिंपल है। तो स्टार्ट केस स्टेटमेंट से करते, ठीक है। अ, हमारे पास एक एम्प्लॉयज टेबल है। एम्प्लॉयज टेबल का डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे पूरा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, तो यहाँ पर देखो, अब इस एम्प्लॉयज टेबल से मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये 4 कॉलम चाहिए। देन सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर फ्रॉम। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है। जेंडर कॉलम में जहां पर भी यम है ना, वहां पर मुझे मेल करना है, और जहां पर भी यफ है वहां पर फीमेल करना है। यस। तो मतलब कंडीशनल लॉजिकल क्वेश्चन है, राइट। इफ एम रहेगा तो मेल करो, एफ रहेगा तो फीमेल करो। तो उस केस में हम यूज करते केस स्टेटमेंट, ठीक है। अब केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखो क्या है। आउटपुट में क्या क्या चाहिए? यही 4 कॉलम चाहिए। तो चलो, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, सेकंड कॉलम कौन सा है? फर्स्ट नेम, थर्ड वन इज लास्ट नेम। अब जेंडर कॉलम के ऊपर कंडीशन डालनी है हमें, तो मैं कॉमा करके यहाँ पर लेता हूँ, केस व्हेन जेंडर इज इक्वल टू एम, देन क्या चाहिए? मेल, एल्स फीमेल। क्लियर है? अब यहाँ पे केस स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया है, तो उसको एंड भी करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे उसको एंड करूंगा। अब देखो इसको, ये पूरे को मैंने सिलेक्ट के अंदर लिखा है, तो ये एज अ कॉलम करके वर्क करेगा। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, तो इसको नाम देंगे एज जेंडर। हो गया सिलेक्ट कंप्लीट। अब करेंगे फ्रॉम। फ्रॉम एम्प्लॉयज, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ये एक फोर्थ कॉलम है जिसका नाम क्या दिया है हमने? जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब अगर इसको रन करता हूं मैं, देखो, लेकिन ये एक्चुअल हमारे डेटाबेस में चेंज नहीं होगा। अगर आप फिर से चेक करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, देखो बस वो क्वेरी का आउटपुट वैसे आ रहा है जो हमने क्वेरी लिखी है। यहाँ पर देखो, मेल फीमेल, राइट। क्लियर है सबको? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक सैलरी टेबल है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। इसको क्या हो गया? ओके, तो सैलरी टेबल देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, अब क्वेश्चन क्या है देखो, मुझे क्या चाहिए? जिनकी भी सैलरी 60,000 से ग्रेटर देन है, या फिर ऐसे करते, जिनकी भी सैलरी 1,50,000 से ग्रेटर देन, वहां पर लिखेंगे हम वेरी हाई सैलरी। देन सैलरी अगर
1 लाख से ज्यादा है तो हाई सैलरी। सैलरी अगर 60,000 से ग्रेटर देन है तो एवरेज सैलरी, और 60,000 से लेस देन होगी वहां पे लो सैलरी। ये कंडीशन डालनी है मुझे, ठीक है, सैलरी टेबल में। और आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एम्प्लॉय नंबर का एक कॉलम चाहिए, दूसरा कॉलम सैलरी का रहेगा, और तीसरा कॉलम जिसमें ये दिखेगी मुझे वैल्यूज, वेरी हाई सैलरी, लो सैलरी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है। जिसकी भी सैलरी अगर मान लो 1,50,000 से ज्यादा है तो वहां पे क्या आना चाहिए उसके सामने, वेरी हाई सैलरी। अगर जिनकी भी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है वहां पे हाई सैलरी करके आएगी। 60,000 से ग्रेटर देन रहेगी तो एवरेज सैलरी, एंड जो लास्ट की कंडीशन रहेगी उसको हम एल्स में लिख सकते हैं कि लो सैलरी। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं रहेगा तो लो सैलरी आएगी। ओके, कैसे करेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, कॉमा, थर्ड का कॉलम कौन सा रहेगा हमारा, केस, व्हेन, अगर सैलरी ग्रेटर देन 1,50,000, देन क्या आना चाहिए वहां पर, वेरी हाई सैलरी। ओके, फिर से व्हेन सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख, देन हाई सैलरी। फिर से व्हेन सैलरी ग्रेटर देन 60,000, देन एवरेज सैलरी। ओके, यहाँ पर मैं व्हेन करके लिख सकता हूँ ऐसे, व्हेन सैलरी लेस देन 60,000, देन लो सैलरी। ओके, ये लास्ट की कंडीशन, लेकिन आप इसको व्हेन में नहीं लिखोगे ना, हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, एल्स क्या आएगा, लो सैलरी। इसका मतलब क्या है, अगर ये तीनों में से कुछ भी नहीं रहेगा ना तो ये लास्ट वाला आ जाएगा सीधे। अगर वहां पे मान लो 1,50,000 भी नहीं है, 1 लाख भी नहीं है, 60,000 भी नहीं, तीनों भी अगर मैच नहीं करता तो सीधा उसके सामने क्या आएगा, लो सैलरी करके। तो बाय डिफॉल्ट वो लेस देन 60,000 हो गई ना सैलरी। यस। अब केस स्टेटमेंट स्टार्ट किया तो उसको एंड करेंगे, एंड के बाद एज, इसको एक नाम देंगे कॉलम को, क्या, सैलरी रेंज, ठीक है। सिलेक्ट हो गया पूरा, देन फ्रॉम, फ्रॉम कौन से टेबल से, सैलरीज टेबल। और इसको रन करता हूँ, चेक करो करेक्ट है क्या आंसर। इस यहाँ पे सैलरी कितनी है, 60,117, तो 60,000 से ग्रेटर देन है तो क्या आना चाहिए, एवरेज सैलरी। यस। ओके, यहाँ पे लो सैलरी, तो लो सैलरी हमने किसको दिया है, यस, 60,000 से जो लेस देन रहेगा, एल्स में लो सैलरी लिखा है, तो देखो 60,000 से लेस देन है तो लो सैलरी आ रहा है। यस। हाई सैलरी है क्या कहीं पे देखो। ठीक है, तो ये क्लियर है कैसे किया हमने, केस स्टेटमेंट का यूज करके। यस। जब ऐसे लॉजिकल कंडीशन रहेगी ना, मतलब अगर इफ ये रहेगा तो ये आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, केस स्टेटमेंट यूज करते हैं। ओके, सिंटैक्स क्लियर है केस स्टेटमेंट का। ओके, ये जो हमने क्वेश्चन देखा था मेल फीमेल का, यहाँ पर एक ही कंडीशन थी, अगर एम रहेगा तो मेल आना चाहिए, एल्स फीमेल। लेकिन यहाँ पर क्या था, मल्टीपल कंडीशन थी, तो यहाँ पर हमने केस स्टेटमेंट यूज किया। यहाँ पर भी हमने केस स्टेटमेंट यूज किया, लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, देखो। सेम क्वेश्चन के लिए मान लो मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय टेबल से एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, फ्रॉम एम्प्लॉयज। ये टेबल है, मुझे यहाँ पे क्या करना था, जेंडर कॉलम में एम की जगह पे मेल, एफ की जगह पे फीमेल। ओके, तो देखो उसके लिए एक और मेथड है, सिंपल। मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ओके, फोर्थ कॉलम कौन सा है, जेंडर, जेंडर कॉलम के ऊपर कंडीशन है, तो कॉमा करके इफ, पैरेंथेसिस में
जेंडर इज इक्वल टू एम, कॉमा करके यहाँ पर आएगा मेल, कॉमा करके फीमेल एज जेंडर फ्रॉम एम्प्लॉइज। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो वो क्या करेगा, इफ अगर जेंडर इज इक्वल टू मेल है देन मेल, अगर नहीं है तो फीमेल आएगा। तो ये क्या है, इफ एल्स की स्टेटमेंट है। इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल रहे यम रहेगा तो क्या आना चाहिए, मेल। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये फर्स्ट वाला आउटपुट आएगा, अगर फॉल्स है तो ये सेकंड वाला आउटपुट आएगा। इफ जेंडर इज इक्वल टू एम रहेगा तो मेल आएगा, नहीं है तो फीमेल आ जाएगा। देखो क्लियर है सबको? यस, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा व्यूज का। हाँ, यहाँ पर हमने अभी इफ एल्स यूज किया है, लेकिन इफ एल्स कब यूज करेंगे, अगर एक ही कंडीशन रहेगी तो। यहाँ पे देखो मल्टीपल कंडीशन, एक दो तीन और ये लास्ट वाली चार। तो यहाँ पर हमने क्या किया, केस स्टेटमेंट यूज किया। ओके, मल्टीपल कंडीशन के लिए हमारे पास केस स्टेटमेंट है ना। इफ कब यूज करना है, मैं वही बोल रहा हूँ, इफ कब यूज करेंगे, एक कंडीशन रहेगी तब यूज करो इफ, नहीं तो केस स्टेटमेंट यूज करो। हाँ, अगर आपको फिर भी इफ ही करना है ना, तो एक के अंदर एक वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखो अगर इसी से आपको मल्टीपल करना है ना, इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल आएगा, देन यहाँ पर फिर से एक और इफ कंडीशन लिख दो, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इससे अच्छा है क्या करो, केस स्टेटमेंट यूज करो। ओके, पायथॉन मध्ये ठीक। पण तुम्ही जर इथं, अगर आप यहाँ पे इस पैरेंथेसिस के अंदर इफ फिर से यूज कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट इफ एल्स की कंडीशन हो जाती है। यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी देन ये करो, नहीं तो ये करो। अगर यहाँ पर एक और इफ लिखेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट इफ एल्स की कंडीशन हो जाएगी, एलिफ को बोलते हैं ना उसको, वही कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे इजी कौन सा है, ये वाला इजी। तो केस स्टेटमेंट यूज करो, अगर मल्टीपल कंडीशन रहेगी केस स्टेटमेंट यूज करना है, सिंगल कंडीशन है तो इफ एल्स का यूज करना है। ठीक है, चलो अब व्यूज देखते हैं, व्यूज। ठीक है, व्यूज का क्या मीनिंग है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज व्यूज? यस, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक कंपनी का डेटाबेस है, ठीक है, जिसमें पूरा कंपनी का डेटा स्टोर है, टीसीएस कंपनी का डेटा ऐसे कंसिडर करो। अब उसमें जो एचआर है, एचआर का काम क्या रहेगा, एचआर को क्या चाहिए डेटा में से, कि कौन से एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है। ठीक है, सैलरी करने के लिए उसको हर एक एम्प्लॉय की सैलरी पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको पूरे डेटाबेस का एक्सेस नहीं देंगे। उससे अगर मान लो कुछ डिलीट हो गया डेटा में से, तो लॉस हो जाएगा ना कंपनी का। तो हम क्या करेंगे, एक व्यूज क्रिएट करेंगे। व्यूज भी क्या रहता है, व्यूज इज अ वर्चुअल टेबल, उसको आप सिर्फ देख सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, व्यूज एक वर्चुअल टेबल रहता है जिसको आप एक या फिर मल्टीपल टेबल का यूज करके बना सकते हो। ठीक है, और जिस भी टेबल का यूज करके आप व्यूज को बना रहे हो उसको हम, देखो, बेस टेबल बोलते हैं। ठीक है, बेस टेबल क्या होता है, जिस भी टेबल का यूज करके आप व्यूज को क्रिएट कर रहे हो वो बेस टेबल रहेगा। ओके, तो इसमें क्या है, मान लो मेरे पास एक कंपनी का डेटाबेस है, ठीक है। ओके, अब इस कंपनी के डेटाबेस में सभी पूरा डेटा होगा, एम्प्लॉयज की पर्सनल इन्फो रहेगी, उसका आईडी क्या है, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसका मैनेजर कौन है। ठीक है, और उसकी सैलरी कितनी है। अब एचआर का काम क्या है, कि उसको हर एक एम्प्लॉय नंबर और सैलरी चाहिए बस। उसको बाकी कुछ लेना देना है क्या, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसका मैनेजर क्या है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसको कुछ नहीं लेना देना। उसको बस एम्प्लॉय और सैलरी से लेना देना। तो डेटा सिक्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे, उसको बस एम्प्लॉयज और सैलरी, हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी दिखाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे। अब मैनेजर है मान लो, मैनेजर का काम क्या है, हर एक एम्प्लॉयज का मान लो परफॉर्मेंस चेक करना है, उसका परफॉर्मेंस कैसे है, उस हिसाब से उसको इंक्रीमेंट मिलेगी। यस, तो उसको क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसका रोल क्या है,
वो पता होना चाहिए मैनेजर को, राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो अब एचआर को हम पूरे डेटाबेस का भी एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन मान लो गलती से एचआर से कुछ चेंजेस हो गए डेटाबेस के अंदर, या फिर कुछ टेबल डिलीट हो गया, डेटा डिलीट हो गया, तो लॉस हो जाएगा ना कंपनी का। इसीलिए हम क्या करेंगे, एचआर को जिस भी डेटा की जरूरत है बस वही डेटा उसको शो करेंगे, पूरा डेटा शो नहीं करेंगे। सेम वैसे मैनेजर को जो डेटा चाहिए उसी डेटा को हम उसको शो करेंगे। तो व्यूज का रियल पर्पस क्या है? फॉर डेटा सिक्योरिटी। किसके लिए यूज करेंगे? डेटा व्यूज को डेटा सिक्योरिटी के लिए। अब व्यूज देखो, उसका एक सिंटेक्स क्या है, सिंपल सिलेक्ट। मुझे अभी मान लो एचआर के लिए एक व्यूज बनाना है जिसमें एम्प्लॉय नंबर और उसकी सैलरी दिखानी है बस। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, सैलरी फ्रॉम सैलरी। इस क्वेरी को रन करता हूं मैं, तो देखो एम्प्लॉय नंबर और सैलरी दिख रहा है। अब ये जो आउटपुट आ रहा है मुझे ये चाहिए व्यूज में, तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेरी के ऊपर बस एक लाइन लिखता हूँ, क्रिएट व्यू फी ईएमपी सैलरी। ओके, एड्स क्या क्या है, क्रिएट व्यू, व्यू को एक नाम दिया वी ई एम पी सैलरी एज, और इसमें इस क्वेरी का आउटपुट मतलब ये स्टोर हो जाएगा। इसको रन करेंगे, देखो व्यूज क्रिएट हो गया यहाँ पे। चेक करते हैं, यहाँ पर व्यूज के सेक्शन में देखो वी ई एम पी सैलरी। अब इसका आउटपुट कैसे देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वी ई एम पी सैलरी। बस अब एचआर को हम क्या बोलेंगे, आपको जो भी डेटा चाहिए, नेसेसरी डेटा है, वो बस इस टेबल में। वो क्या करेगा, सिर्फ इसी टेबल को एक्सेस करेगा। क्लियर है? अब अगर मान लो आपको एक और व्यूज बनाना है, देखो ये जो हमने व्यूज क्रिएट किया है, इसमें बेस टेबल कौन सा है? बेस टेबल किसको बोलते हैं? जिस भी टेबल का यूज किया है हमने व्यूज क्रिएट करने के लिए, तो इसमें इस क्वेरी में हमने कौन से टेबल का यूज किया है? सैलरी टेबल। तो एक ही टेबल का यूज किया है, तो ये क्या है, बेस टेबल है। ओके, सैलरी, इस व्यूज के लिए बेस टेबल कौन सा है? सैलरी। ओके, तो एक ही टेबल का यूज करके अगर आप व्यूज बनाते हो ना, इसको सिंपल व्यूज बोलते हैं। देखो एज अ डेटा एनालिस्ट आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, मेन वर्क क्या रहेगा, डेटा मैनिपुलेशन वगैरह जो हमने देखा है, सिलेक्ट से लेके लिमिट तक। ठीक है, फिर विंडो फंक्शन, ज्वाइंट्स वगैरह, एग्रीगेट फंक्शन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंटरव्यू में कभी कभी पूछते हैं टेक्निकल नॉलेज देखने के लिए कि कैंडिडेट को ये पता है क्या नहीं, बेसिक बेसिक। ठीक है, तो ये सिंपल यूज होता है एक ही टेबल का यूज करके जो व्यूज क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर मान लो मुझे एचआर को ये दिखाना है, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी उसको दिखाना है। तो इसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे हम, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी। देन कौन से टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉयज, ई ज्वाइन करना पड़ेगा, यस और नो, सैलरीज ऑन किसके बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर। ओके, उसके बाद आपको ग्रुप बाय करना पड़ेगा, यस और नो। अब यहाँ पे हर एक कौन सा कॉलम कौन से टेबल से लिया है वो भी बताना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय नंबर मान लो ई से, फर्स्ट नेम एम्प्लॉयज टेबल से, लास्ट नेम भी एम्प्लॉयज टेबल से, सैलरी सैलरीज टेबल से। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखो हर एक एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी आ रही है यहाँ पे। यस, ये समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, इसका मुझे अब एक व्यूज क्रिएट करना है जिसका एक्सेस में एचआर को दूंगा। तो व्यूज कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट व्यू वी ईएमपी टोटल सैलरी करते हैं, एड्स दिस क्वेरी। अब इसको बस रन करेंगे, वी ई एम पी टोटल सैलरी क्रिएट हो गया। ओके, इसको यहाँ से भी रन कर सकते हो, टेबल का ऑप्शन आ रहा है, देखो रन हो रहा है। ऑटोमेटिक एक क्वेरी लिख के आ गई, सिलेक्ट, यही लिखने वाले थे ना हम क्वेरी आउटपुट देखने के लिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वी
ईएमपी एवरेज टोटल सैलरी। तो देखो, अब मान लो मैंने ये डेटा इस व्यूज का एक्सिस एचआर को दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट दिन क्या होगा, मान लो नेक्स्ट ईयर कुछ नए एम्प्लॉयज हायर किए कंपनी में, तो ये व्यूज में ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए ना, राइट। या फिर हमें फिर से एक व्यूज क्रिएट, जब भी कोई कंपनी नया एम्प्लॉय हायर करेगी हर बार हमें व्यू क्रिएट करके एचआर को एक्सेस देना पड़ेगा। तो व्यूज का पर्पज ही वही है, देखो। व्यूज को हम जिसको एक्सेस देंगे ना, एचआर उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकता, ओके। लेकिन व्यूज को हम बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। पहले ये बताओ मुझे, इस व्यूज में कितने बेस टेबल है, कौन से एम्प्लॉयज और सैलरी। अब अगर आप इस एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल दोनों को अपडेट करते हो तो ऑटोमेटिक व्यू में अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, मैं क्या करता हूँ, पहले एक एम्प्लॉयज टेबल में एक नया एम्प्लॉय ऐड करता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज वैल्यूज, ठीक है। एम्प्लॉयज टेबल में क्या कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर है, तो यहाँ पर लेते हैं 5 लाख लेते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट का नंबर क्या है, 4,99,999 है ना। ओके, फर्स्ट नेम कोई तो लेते हैं, ठीक है। लास्ट नेम, देन सॉरी बर्थ डेट रह गया यहाँ पे, बर्थ डेट पिछले 01/01 पर। देन फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, जेंडर, हायर डेट, ओके। एम्प्लॉयज टेबल, यही रिकॉर्ड में पहले सैलरी टेबल में इंसर्ट कर सकता हूँ क्या, सबसे पहले सैलरी टेबल में इंसर्ट कर पाऊंगा क्या। सैलरी टेबल में इंसर्ट करने के लिए पहले वो वैल्यू एम्प्लॉयज टेबल में प्रेजेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉय नंबर प्रेजेंट होना चाहिए ना। बेसिक हमने देखा था ना, आपको कुछ भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है पहले प्राइमरी पेरेंट टेबल में इंसर्ट करना पड़ता है, तभी आप उसको चाइल्ड टेबल में इंसर्ट कर पाओगे। क्योंकि हमने रेफरेंस कहाँ से दिया है, एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर कॉलम सैलरीज टेबल में रेफरेंस के लिए दिया है, फॉरेन की के लिए। तो ये बेसिक याद होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सैलरी टेबल में इसकी सैलरी इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू सैलरीज वैल्यू। सैलरी टेबल में देखो क्या क्या है, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, एम्प्लॉय नंबर क्या आएगा, 5 लाख। देन सैलरी, फॉर एग्जाम्पल इसकी सैलरी डालते हैं हम 1 लाख, ओके 12 लाख डालते हैं, चलो, ओके। देन फ्रॉम डेट टू डेट, ओके। ठीक है। अब सैलरी टेबल में पहले चेक करो रिकॉर्ड आया है कि, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। देखो 5 लाख, ओम पाटिल, यस। अब सैलरी टेबल चेक करते हैं, ओके। यहाँ पर भी रिकॉर्ड आ गया सैलरी टेबल में। अब मैंने व्यूज में कुछ चेंजेस किए हैं क्या, व्यूज में, तो व्यूज का डेटा देखना है मुझे, क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वी ईएमपी टोटल सैलरी। मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं क्या, देखो यहाँ पर हमने क्रिएट किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया। अब इसको रन करते, चेक करो इसमें ईएमपी नंबर आएगा। अगर देखो, स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे, लेकिन मुझे चेक करना है, तो कैसे करेंगे, इजी, कैसे, स्टेटमेंट मतलब, हाँ वेयर लिखो, नहीं तो सीधा क्या करो, देखो ना, एम्प्लॉय नंबर, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर, डिसेंडिंग करो, सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉय नंबर ऊपर आना चाहिए, या फिर जो आउटपुट आएगा उसको स्क्रॉल डाउन करो सबसे नीचे तक, ठीक है। देखो व्यूज में भी दिख रहा है, तो इसका मतलब व्यूज को बाय डिफॉल्ट हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन कब,
आपको जो भी बेस टेबल है उसको पहले अपडेट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका व्यूज अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर बेस टेबल कितने थे? दो टेबल थे, तो दोनों को हमने अपडेट किया। अगर आप सिर्फ एक को अपडेट करते ना तो नहीं आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी एक टेबल को चेंज करता हूँ, इंसर्ट इनटू, एम्प्लॉयज टेबल में कुछ वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। ओके, अब व्यूज में चेक करो, सैलरी का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। सैलरी में अपडेट नहीं है इसलिए। व्यूज डिसेंडिंग ऑर्डर 5000, सॉरी 5 लाख ओम पार्टी, लेकिन 5 लाख 1 किधर गया ये? क्यों नहीं आया? सैलरीज में है। क्योंकि सैलरी टेबल में अपडेट नहीं किया। जैसे ही मैं इसका रिकॉर्ड सैलरी टेबल में भी अपडेट कर दूंगा, ऑटोमेटिकली व्यूज अपडेट हो जाएगा। क्योंकि व्यूज का बेस टेबल, मतलब व्यूज को कैसे बनाया है हमने? दो टेबल का यूज करके, एम्प्लॉयज और सैलरी, तो दोनों टेबल में आपको क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ देखो एम्प्लॉयज टेबल में भी अपडेट किया अभी 5 लाख 1। जैसे मैं अब इसका सैलरी टेबल में भी अपडेट कर दूंगा तो हमें व्यूज में भी दिखेगा। ओके, सैलरी उतनी रखता हूँ यहाँ पर, 25 26 ऐसे करता हूँ। ओके, अब व्यूज देखो, आ गया यहाँ पे रिकॉर्ड। यस, क्लियर है सबको? व्यूज का यूज क्या है? व्यूज का यूज क्या है? सिंपल है, डेटा सिक्योरिटी के लिए। मुझे बताओ, अगर आप जब कंपनी में जाओगे तो सैलरी क्या रहती है? कॉन्फिडेंशियल रहती है। तो सैलरी सिर्फ किसको पता होनी चाहिए? एचआर को पता रहेगी कौन से एम्प्लॉय की कितनी सैलरी। और उसको भी याद नहीं रहता, मान लो 1000 लोग काम कर रहे हैं, हर एक का थोड़ी वो याद रखेगा। लेकिन उसको बस उसके पास डेटा है कि कौन से एम्प्लॉयज की कौन सी सैलरी। वही डेटा हम सारे एम्प्लॉयज को थोड़ी देंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, एक व्यूज बनाया जो एचआर देख पाएगा सिर्फ। मतलब जिस भी एम्प्लॉय की जो जरूरत है उस हिसाब से हम उसको डेटा दिखा रहे हैं। पूरे डेटाबेस को एक्सेस नहीं देंगे पूरा कभी। एज अ डेटा एनालिस्ट आपको भी कभी पूरे डेटाबेस का एक्सेस नहीं मिलेगा। ठीक है? और देखो हमेशा जब भी क्या होता है किसी कंपनी से, मतलब कोई प्रोजेक्ट वगैरह आएगा ना, तो आप एक्चुअल जो उनका डेटाबेस रहेगा सर्वर पे, तो आप पूरे डेटाबेस में चेंजेस नहीं करते, मालूम है? पहले क्या करोगे आप, उसका एक कॉपी बना लेते हो। मान लो 10 लाख रोज है तो उसमें से 5000 या 50,000 के डमी बना लो, सेम डेटा रहेगा। उसमें से सिर्फ 50,000 लो, कॉपी कर लो, उसके ऊपर पूरा एनालिसिस कर दो। जो भी एनालिसिस किया है उसको फिर कॉपी पेस्ट करके पूरे सर्वर का जो डेटाबेस है उसके ऊपर अप्लाई कर दो। ऐसे एक्चुअल में वर्क होता है। नहीं तो आप पूरा सर्वर के साथ कनेक्ट करके पूरा डेटाबेस लोगे, डिलीट हो गया तो। ओके, लेकिन हमेशा हर कंपनी क्या करती है, आपका मान लो कि एक डेटाबेस है कंपनी का, ठीक है? तो किसी एक कंपनी, मान लो टीसीएस में, मुंबई में मान लो कि एडब्ल्यूएस का सर्वर है, ठीक है? तो वहां पे एक टीसीएस कंपनी का डेटा स्टोर, तो उसका एक कॉपी क्रिएट करके रखती है हमेशा। लेकिन वो कहाँ पे रहता है? दूसरे सिटी में या फिर दूसरे कंट्री में रहेगा, सिक्योरिटी पर्पज के लिए। अगर साइबर अटैक होता भी है तो क्या होगा, ठीक है, उनका एक लोकेशन का पूरा डेटा चला जाएगा, लेकिन उनके पास एक कॉपी रहेगा उस डेटा का। वो दूसरे कंपनी या फिर दूसरे कहीं पे लोकेशन पे होगा, ठीक है? मान लो दूसरे कंट्री में हो सकता है या फिर किसी दूसरे सिटी में रहेगा। ये क्लियर है व्यूज का कैसे? यस, बहुत सारे टाइप है। मटेरियलाइज व्यू यहाँ पे नहीं चलेगा आपको एसक्यूएल वर्क बेंच में, ठीक है? वो ओरेकल में चलेगा। तो जिस हिसाब से देखो, आप थोड़े बहुत चेंजेस करोगे, सिंपल सिंटैक्स है। जैसे आप और टेबल एक्स्ट्रा ऐड करते जाओगे वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। एज अ डेटा एनालिस्ट आप इतना कुछ यूज नहीं करोगे, बस आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए बेसिक कंसेप्ट पता होनी चाहिए, सिंपल व्यूज और कॉम्प्लेक्स यूज। कॉम्प्लेक्स यूज ये रहा, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं। एक से ज्यादा टेबल का यूज करके जो भी व्यूज बनाते हैं ना, इसको कॉम्प्लेक्स व्यू बोलते हैं। ओके, ये कॉम्प्लेक्स व्यू है। अब इसको, इस यूज को अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी टेबल यूज हुए हैं हर एक टेबल को पहले अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही ऑटोमेटिकली हमारा व्यूज अपडेट हो जाएगा। यस। और सिंपल यूज मतलब क्या? सिर्फ जिसमें एक टेबल का यूज करके हमने व्यूज क्रिएट किया है उसको बोलेंगे सिंपल यूज।
कि तो एक लास्ट का टॉपिक देखते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स का यूज क्या है देखो, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, मतलब क्वेरी का जो रन टाइम है ना उसको कम करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पे एक क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर हायर डेट ग्रेटर देन 2000। इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, मतलब क्वेरी क्या लिखी, इसका मीनिंग बताओ मुझे पहले। एक एक नंबर मतलब मीनिंग बताओ ना, क्या लिखा है, सिंपल मीनिंग बताओ, टेक्निकल मत बताओ मुझे, इसका आउटपुट क्या आएगा वो बताओ पहले। 2001 पुढचे सगळे एम्प्लॉय हायर डेट केलेले. मतलब कंपनी से ऐसे एम्प्लॉय जिनको 2001 फर्स्ट जनवरी 2000 के बाद हायर किया गया है, ऐसे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड आएंगे, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, जस्ट यहाँ पर ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इंडेक्स बनाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक हायर डेट पे कंडीशन लगाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं इंडेक्स क्रिएट करता हूँ, क्रिएट इंडेक्स आई हायर डेट करके, ठीक है। ऑन किसके ऊपर करना है ये इंडेक्स क्रिएट, एम्प्लॉयज टेबल का हायर डेट कॉलम, ठीक है। इस क्वेरी को मैं रन करता हूँ, क्रिएट इंडेक्स आई हायर डेट, मतलब इंडेक्स का एक नाम लिखा है, ऑन किसके ऊपर करना है मुझे, एम्प्लॉयज टेबल का जो हायर डेट कॉलम है ना उसके ऊपर मैंने इंडेक्स क्रिएट किया। ओके, अब मैं इस क्वेरी को फिर से एक बार रन करता हूँ। देखो क्या चेंजेस दिख रहा है आपको कुछ। इस क्वेरी को मैंने सबसे पहले रन किया था, यहाँ पे देखो क्वेरी नंबर 23, टाइम कितना लग रहा है रन होने के लिए, 0.156 सेकंड। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक इंडेक्स क्रिएट किया यहाँ पे। ओके, इंडेक्स क्रिएट किया इस कॉलम के ऊपर, और फिर से मैंने इसी क्वेरी को रन किया, तो रन होने के लिए टाइम देखो कितना लग रहा है, 0.0616 सेकंड। तो टाइम कम हो गया। यही मेन यूज है इंडेक्स का। अब इंडेक्स क्या होता है, सिंपल, इंडेक्स बुक बुक के हर एक फर्स्ट पेज इंडेक्स का रहता है, देखो उसका यूज क्या होता है, आपको समझ में आता है कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे स्टार्ट होगा। अगर वही पेज नहीं रहेगा आपका तो क्या हो जाएगा, आपको हर एक पेज पलट के देखना पड़ेगा कौन सा चैप्टर कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो इंडेक्स से आपका मतलब क्या हो रहा है, वर्क इजी हो रहा है ना, आपको तुरंत पता चल रहा है कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे। वैसे ही यहाँ पर इंडेक्स क्या करेगा देखो, ये हमें दिखेगा नहीं, लेकिन वो बैकएंड में कैसे प्रोसेस करेगा, हर एक रो को एक नंबर देगा, यूनिक नंबर। वो क्या रहेगा, इंडेक्स रहेगा, और जिससे हमें इजीली डेटा को एक्सेस करने के लिए कम टाइम लग रहा है। देखो यहाँ पे कितना टाइम लगा पहले, 0.156 सेकंड, लेकिन अब कितना लगा, 0.016 सेकंड। तो ये इंडेक्स से होता है। ओके, यहाँ पर कैसे होगा देखो, अभी हमने इससे पहले कोई इंडेक्स देखा है क्या। यस, इससे पहले कुछ इंडेक्स देखा है। बाय डिफॉल्ट कैसे अप्लाई होगा, सिलेक्ट स्टार. प्राइमरी की क्या है, इंडेक्स ही है ना एक। प्राइमरी की का क्या है, हर एक रो को एक यूनिक नंबर दे रहा है वो, तो वो भी एक इंडेक्स है ना। तो देखो वो डिफॉल्ट इंडेक्स, जब भी हम किसी कॉलम को प्राइमरी की करेंगे ना उसको हम, मतलब वो भी एक इंडेक्स की तरह यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, हायर डेट कॉलम के ऊपर इंडेक्स क्रिएट किया। अब ऐसे नहीं कि आप कौन से भी कॉलम के ऊपर इंडेक्स क्रिएट करोगे, तो हमेशा इंडेक्स कौन से कॉलम को करना है, क्रिएट करना है, जो भी कॉलम आपका मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हो रहा है क्वेरी के अंदर। तो आपको मान लो एक कॉलम है जिसको आपने 50 क्वेरी के अंदर यूज किया, मोस्टली वही कॉलम यूज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर एक इंडेक्स क्रिएट करो, जिससे आपकी वो 50 क्वेरी जो लिखी है आपने, हर एक क्वेरी का टाइम कम हो जाएगा, रन टाइम। यस,
यहाँ पर देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले इस कंसेप्ट को पहले ध्यान से समझ लो। मैंने एक क्वेरी रन की थी, ठीक है। इसको रन किया, तब देखो टाइम कितना लग रहा था, 0.156 सेकंड। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर जो हायर डेट का कॉलम है एम्प्लॉयज टेबल का, उसके ऊपर मैंने एक इंडेक्स क्रिएट किया, क्रिएट इंडेक्स। इंडेक्स को एक नाम दिया ऑन, किसके ऊपर करना है, एम्प्लॉयज टेबल का हायर डेट कॉलम। इस क्वेरी को रन किया यहाँ पर 24 नंबर की। अब फिर से मैंने उसके बाद इंडेक्स क्रिएट करने के बाद इस क्वेरी को रन किया, सेम क्वेरी को। तो टाइम देखो कम हो गया, 0.156 सेकंड से 0.016 सेकंड हो गया। क्लियर है? तो यही यूज है हमारे इंडेक्स का। यस। तो इसमें किसी को डाउट है कुछ, केस स्टेटमेंट? उसके बाद क्या देखा हमने, व्यू, इंडेक्स। ओके। अब हमारे पेंडिंग जो टॉपिक है उसमें है सबसे इम्पोर्टेंट, ओके, और सबसे एडवांस टॉपिक है, इसलिए हम लास्ट में लेंगे उसको, सिटी। ओके, एंड टेम्परेरी टेबल। टेम्परेरी टेबल इजी है, ठीक है, वो 5-10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आपका एक्सपीरियंस हो, 2+ ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो मोस्टली सीटी के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। एक रियल टाइम सिनेरियो दिया जाएगा, उसके ऊपर एक क्वेरी लिखनी होती है आपको, और वो क्वेरी जैसे हमने अभी तक क्वेरी लिखी है ना, सिलेक्ट से लेके लिमिट तक क्वेरी लिखेंगे, क्वेरी का आंसर आ जाएगा, वैसे नहीं रहता। आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, उसका जो आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को फिर उसी क्वेरी के अंदर रेफरेंस के लिए यूज करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, सीटी का यूज करते हैं। ओके, तो इसको एक क्वेश्चन लेकर सिटी के ऊपर हो सकता है, अभी हमारे पास टाइम है, 20 मिनट है। तो पहले मैं सिटी का कंसेप्ट समझाता हूँ आपको क्या है। सिटी मतलब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ओके, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन से देखते हैं हम कि क्या यूज है इसका सिटी का, ठीक है। क्वेश्चन। ओके, पहले क्वेश्चन रीड करो। ओके, और एक्सप्लेन करो कि क्या करना है। आवेदन में कंडीशन कैसे आवेदन क्या है? हम्म। आवेदन क्या है? कौन क्वेश्चन रीड करो एक बार क्या है, और एक्सप्लेन करो मुझे क्या फाइंड करना है। से ओके, फीमेल एम्प्लॉय पाहिजे? असे फिमेल एम्प्लॉयज पाहिजे का, एकदा परत रीड करो. नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। नहीं, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज नहीं चाहिए, फिर से एक बार रीड करो. कॉन्ट्रैक्ट म्हणजे मतलब नम फॉर एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पर एक फीमेल एम्प्लॉयज है, ठीक है, फीमेल एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड राइट करता हूँ मैं। सैलरी है, मतलब एम्प्लॉय नंबर है 1001, उसकी सैलरी है 12,000, ठीक है। सेकंड 1001, उसकी सैलरी है 13,000। फिर है 1002, इसकी सैलरी है 10,000। अब हमारी एवरेज सैलरी है टोटल, ठीक है, मान लो 11,000। अब यहाँ पर कितने फीमेल एम्प्लॉयज है? 3 फीमेल एम्प्लॉयज है, मुझे तो दो ही दिख रहे हैं। दो ही फीमेल एम्प्लॉयज है ना, हाँ ये एक ही फीमेल एम्प्लॉयज के अलग अलग रिकॉर्ड है, और ये दूसरी फीमेल एम्प्लॉयज।
तो यहाँ पर मुझे बताओ कितने फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी 11,000 से ज्यादा है। एक कैसे, दो है ना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ मैं, कितने फीमेल एम्प्लॉयज ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कितने फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर मैंने हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज नहीं लिखा है, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। तो ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर मैं फीमेल एम्प्लॉयज पूछता तो ये दोनों को मिला के एक ही कंसिडर करता। तो फिर ऐसे भी हो सकता है ना कई जगह पे। यहाँ पर मान लो कि 10,000 होगा, तो यहाँ पर देखो उसकी एक बार सैलरी 12,000 थी, एक बार 10,000 थी, तो ये इसको कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन काउंट करते समय फिर भी वो इस एम्प्लॉय को काउंट करेगा। तो ये गलत हो जाएगा ना, इसलिए हमने क्या किया है, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। सेम सेम रिकॉर्ड है, जैसे 10,001 के मल्टीपल रिकॉर्ड है सैलरी टेबल में, तो उसमें से जो भी मल्टीपल रिकॉर्ड है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर सैलरी इंक्रीज हो गया, वो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ऐसे फीमेल एम्प्लॉयज के कितने कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है, लेकिन एवरेज सैलरी किसकी, ऑल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी। तो आपको इसमें फाइंड क्या करना है, ऐसे कितने फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी पूरे सभी एम्प्लॉयज की मिला के एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो सभी एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी मतलब जिसमें मेल भी आ गए फीमेल भी आ गए। तो सभी एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी है क्या आपके पास पहले, तो आपको पहले सभी एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करनी पड़ेगी। फिर उस एवरेज सैलरी को हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी के साथ मैच करना पड़ेगा, और जिसकी भी सैलरी उस एवरेज सैलरी ज्यादा होगी वही हमारे आउटपुट में आएंगे। यस, तो हाउ मेनी है मतलब लास्ट में आंसर में क्या आएगा, आउटपुट में कितनी रोज कितने कॉलम आएंगे बताओ मुझे। यस, हाँ तो जोर से बताओ ना, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। हाउ मेनी मतलब क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेजेंट इन दिस क्लास, कितने नंबर आएगा ना एक ही, या हर एक नाम एक स्टूडेंट का नाम लिखोगे वो क्या कर रहा है वो डिटेल चाहिए आपको। हाउ मेनी मतलब एक नंबर आएगा टोटल, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, एवरेज सैलरी फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम सैलरी, ग्रुप बाय किसके ऊपर, यस। तो फिर हटा दो उसको, ग्रुप बाय नहीं आएगा तो, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है, सिर्फ सैलरी टेबल से सभी एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी चाहिए, मुझे हर एक एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखो कितनी वैल्यूज आ रही है एवरेज सैलरी, 60। ओके, मैं यहाँ पे उसको कॉपी करता हूँ, 63,773.8253। ओके, क्लियर है। अब इस एवरेज सैलरी के साथ आपको क्या कंपेयर करना है, हर एक फीमेल एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी। तो हर एक फीमेल एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी चेक करनी है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सभी एम्प्लॉयज की सैलरी कौन से टेबल में, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी। ओके, अब इस हर एक सैलरी को इस वैल्यू से कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर सकता हूँ क्या, जिसमें मुझे ये सैलरी हर एक रो के सामने ज्वाइन होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, ऐड कॉलम करेंगे। तो टेबल में आप सीधा कॉलम ऐड कर दो, मुझे टेबल में चेंजेस नहीं करने कुछ, मुझे बस ये जो वैल्यू इस क्वेरी का आउटपुट क्या आ रहा है, एक ही कॉलम एक ही रो आ रहा है, मतलब एक सिंगल वैल्यू आ रही है। इस वैल्यू को मुझे हर इस सैलरी टेबल के हर एक रो के साथ ज्वाइन करना है। कैसे करोगे, ये कंसेप्ट सीखा है क्या, टेबल वन की फर्स्ट रो टेबल टू के ईच रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी, फिर टेबल टू की सेकंड रो टेबल टू के हर एक रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी। कौन सा ज्वाइन यूज करते हैं, क्रॉस ज्वाइन। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस ज्वाइन करो ना, देखो इजी हो जाएगा ना मुझे मतलब क्या, एनालिसिस करने के लिए मुझे क्या करना है, 10,001 उसका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट सैलरी कितनी है, 60,170। तो ये सैलरी एवरेज सैलरी ज्यादा है क्या, चेक करो एवरेज सैलरी यहाँ पर है। तो यही एवरेज सैलरी अगर मुझे यहाँ पे मिल जाती तो हर एक रो के सामने इजी हो जाता ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल बस इन दोनों के बीच में ज्वाइन करता हूँ। ओके, लेकिन देखो ज्वाइन सिलेक्ट में हम क्या करेंगे, मुझे क्या चाहिए, सभी ये वाले कॉलम, या फिर ठीक है, ज्वाइन का कंसेप्ट हम ना बाद में देखेंगे, जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे ना तब देखते हैं। अब देखो मुझे ये बताओ, फर्स्ट रो 10,001 उसका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये वाला आएगा क्या आउटपुट में, क्यों नहीं आएगा। ओके, फिर ये वाला आएगा क्या, कैसे, मोर देन एवरेज सैलरी,
लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है? आपको तो सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज के सैलरी के साथ ही कंपेयर करना है ना, तो फिर कैसे करोगे? तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस सैलरी टेबल से सभी फीमेल एम्प्लॉयज को फिल्टर आउट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? तो यहाँ पर क्या करो, ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट emp number is equal to s dot emp number where e dot gender is equal to क्या चाहिए, फीमेल। Yes, sir. Okay. Worth yes. Salary. ओके, सैलरीज एस। ठीक है, कॉलम कौन से चाहिए आउटपुट में? ठीक है, अगर मैं स्टार लूंगा तो सैलरीज और एम्प्लॉय दोनों टेबल के सभी कॉलम आ जाएंगे। एम्प्लॉयज में 6 कॉलम है, सैलरीज में कितने, 4, तो 10 कॉलम आ जाएंगे टोटल। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, मैं एम्प्लॉय नंबर लेता हूँ, एक फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जरूरत नहीं है, सैलरी लेता हूँ और एक जेंडर कॉलम लेता हूँ। ठीक है, तो एम्प्लॉयज लूंगा से, ए एस से, अब इसको अब देखो सैलरी टेबल हमारा फिल्टर आउट हो जाएगा। अब ये सभी फीमेल एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है। देखो हम 10,001 को ले रहे थे, 10,001 है क्या फीमेल एम्प्लॉयज। अब हमारे पास सभी फीमेल एम्प्लॉयज आ गए। अब क्या करना है आपको, हर एक की सैलरी चेक करो, एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन है क्या। तो ये वाला रिकॉर्ड आएगा क्या फर्स्ट, यस। ये वाला सेकंड, तो दो हो गए, 3 4 5 6। ये वाला नहीं आएगा, देखो ये 40 वाले कोई भी नहीं आएगा, राइट। 6 के बाद यहाँ से फिर से ये भी नहीं आएगा। ओके, 7 8 9 10, तो ऐसे आपको हर एक रिकॉर्ड को कंपेयर करके काउंट करना है कितनी वैल्यूज है टोटल। तो उसके लिए क्वेरी लिखनी होगी, तो कैसे करेंगे फिर? तब इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या करना है? इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम सीटी का यूज करते हैं। तो सीटी क्या होता है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। उसकी क्वेरी की स्टार्टिंग होती है विथ से। विथ एक नाम दोगे जिसको, अब सीटी मतलब क्या, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, जिसमें देखो इस क्वेरी को सॉल्व करने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए था, एवरेज सैलरी सभी एम्प्लॉयज की। तो वो आपको पहले से पता थी क्या, हमने फाइंड किया ना। तो जिस क्वेरी का यूज करके हमने एवरेज सैलरी को फाइंड किया, मतलब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा ना कि आपको एक सोलू कुछ भी आउटपुट चाहिए, तो उस आउटपुट को स्टोर करने के लिए हम करते हैं सीटी का यूज। तो मुझे क्या करना है, इस क्वेरी को कहीं पे तो सेव करना है। तो हम करेंगे विथ, यहाँ पर नाम देंगे फॉर एग्जांपल ऑल एवरेज सैलरी। एक टेबल टेबल जैसे वर्क करेगा, क्योंकि सीटी का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अब इसके अंदर एज मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, इसी क्वेरी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, अब मुझे बताओ इस क्वेरी का आउटपुट क्या आएगा, एवरेज सैलरी कौन से एम्प्लॉय की, सभी एम्प्लॉय जिसमें मेल भी है फीमेल भी है, राइट। ये एवरेज सैलरी किस में स्टोर हो जाएगी, इसमें ऑल एवरेज सैलरी। और ये ऑल एवरेज सैलरी एज अ टेबल करके वर्क करेगा। अब ये टेबल है एक, जिसमें वैल्यू क्या रहेगी, ये एवरेज सैलरी जो कि क्या है 63,773। ये वैल्यू इस टेबल में स्टोर हो जाएगी। अब एक्चुअल हमें आउटपुट में क्या चाहिए, सिलेक्ट आउटपुट में चाहिए क्या मुझे, मुझे सिर्फ काउंट करना है, राइट। काउंट करता हूँ या फिर मैं सम से भी कर सकता हूँ, देखो। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या है, एक लॉजिकल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इफ सैलरी ग्रेटर देन दिस सैलरी, देन उसको काउंट करो, नहीं है तो काउंट मत करो। तो कौन सा यूज करना पड़ेगा यहाँ पे टॉपिक हमें, केस स्टेटमेंट, राइट। केस स्टेटमेंट कब यूज करते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा तब। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो मैं सम यूज करता हूँ, सम पैरेंथेसिस में देखो केस व्हेन, अगर सैलरी ग्रेटर देन कौन से, एवरेज सैलरी, देन उसको कंसीडर करो 1, एल्स 0 कंसीडर करो। अब जहां पर भी सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी रहेगी वहां पर वो 1 1 1 1 करेगा। और सभी 1 की हम सम करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो काउंट ही हो गया ना, यस। तो यहाँ पर मैंने सम किया है, जहां पर भी सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी रहेगी उसकी वैल्यू 1 आएगी, और नहीं है जहां पर वहां पे 0 आ जाएगा। अब केस स्टेटमेंट स्टार्ट किया तो उसको एंड भी करते हैं, एंड। अब इस कॉलम को एक नाम देंगे एज, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ फीमेल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम। फ्रॉम में कौन सा टेबल यूज करेंगे बताओ,
ये कौन सी सैलरी आप कंपेयर कर रहे हो, किसकी सैलरी कंपेयर कर रहे हो एवरेज सैलरी से? फीमेल एम्प्लॉयज की सैलरी कंपेयर कर रहे हो ना, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो। सैलरी का सम तो देखो, ठीक है, मेरे पास एक फीमेल एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है, ओके, जिसकी यहाँ पर अभी मान लो उसकी सैलरी है 12,000, यहाँ पर है 13,000, यहाँ पर है 14,000। हमारी एवरेज सैलरी कितनी है? 10,000। तो जहां पर भी एवरेज सैलरी, सॉरी, सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी रहेगी ना, वहां पे वो वन करेगा। तो यहाँ पर है क्या, ये सैलरी एवरेज सैलरी ग्रेटर देन है, इसको वन करेगा। यहाँ पर है क्या, इसको भी वन करेगा। यहाँ पर है क्या, तो मुझे बताओ, कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी ज्यादा है? 1 2 3, काउंट करेगा 3, या फिर सम करो 1 2 3, 1 1 1 का सम करो या फिर काउंट करो, एक ही होता है ना। यस, सैलरी कॉलम का सम नहीं करे, वो कंडीशन देखो ना क्या है। वेन सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी रहेगी देन वन आएगा, तो जहां पर भी वन आएगा उसका वो सम लेगा। ओके, फ्रॉम एम्प्लॉयज ई ज्वाइन सैलरीज एस ऑन, किसके बेसिस पे इसको ज्वाइन करेंगे? ए डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर। उसके बाद कंडीशन लिखनी होगी, वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू क्या, फीमेल एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे देखो, हमने एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल को ज्वाइन किया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जो सैलरी टेबल का सैलरी कॉलम है उसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हो? एवरेज सैलरी। लेकिन ये एवरेज सैलरी कौन से टेबल का कॉलम है? ऑल एवरेज सैलरी। तो इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा आपको इसके साथ। तो इसको भी मैं यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ, देखो, ज्वाइन ऑल एवरेज सैलरी, इसको मैं ए बोलता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा? ए डॉट एवरेज सैलरी। यस, अब यहाँ पर मैंने कौन सा ज्वाइन यूज किया बताओ? हाँ यस, यहाँ पर एस डॉट सैलरी। ओके, और कहीं पे है क्या? ओके, तो मुझे यहाँ पे बताओ मैंने कौन से टाइप का ज्वाइन यूज किया? कहाँ पे है? एम्प्लॉय और सैलरी के बीच में देखो, यहाँ पे इनर ज्वाइन यूज किया, लेकिन यहाँ पे इसको ज्वाइन करने के लिए हमने क्रॉस ज्वाइन यूज किया। अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे, 1,71,084 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी, ऐसे फीमेल कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन है। तो अब ये जो क्वेरी लिखी है मैंने, इसको स्टेप बाय स्टेप दिखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? चलो, स्टेप 1। सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्या था, फाइंड क्या करना था? यस, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एवरेज सैलरी, जिसको हम स्टोर करेंगे सीटी का यूज करके। तो विथ, हमने क्या नाम दिया था? ऑल एवरेज सैलरी, राइट? जिसमें हमने पैरेंथेसिस में एक क्वेरी स्टोर की थी, ये वाली। ओके, अब इस क्वेरी का आउटपुट क्या आ रहा है? 63,773 पॉइंट, वो एवरेज सैलरी आ रही है जो कि इसमें स्टोर हो जाएगी, राइट? तो उसका आउटपुट देखने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल एवरेज सैलरी, इसको रन कर दो। देखो, अब ये जो टेबल है, क्योंकि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम के अंदर हम टेबल का नाम लिखते हैं, तो ये एज अ टेबल करके वर्क हो रहा है ना? यस और नो? तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आ रहा है? ये वैल्यू। तो स्टेप 1 क्लियर है। क्या किया मैंने? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो आउटपुट चाहिए था पहले, उसको, उस क्वेरी को लिख के हमने सेव कर दिया। ठीक है, स्टेप 1 क्लियर है सबको? अब स्टेप 2 में देखो क्या करना है। मैं स्टेप 1 को एज इट इज कॉपी करता हूँ, ठीक है? आपको क्या करना है, इस एवरेज सैलरी को किसके साथ कंपेयर करना है? हर एक फीमेल हाँ ये एम्प्लॉयज के तो कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी के साथ। तो यहाँ पर मैं इसके साथ ज्वाइन करता हूँ सैलरी टेबल को, ठीक है? तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, ज्वाइन ऑल एवरेज सैलरी। बस यही किया मैंने, इसको रन करता हूँ। तो अब देखो, ये सैलरी टेबल के 4 कॉलम, अब यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन हुआ है,
इस टेबल में वैल्यू क्या थी, एक ही वैल्यू थी, ये वो सैलरी टेबल के हर एक रो के सामने ज्वाइन हो गए। अब यहाँ पे कंपेयरिंग के लिए मुझे इजी है ना, सैलरी 60,117, ये सैलरी ग्रेटर देन है क्या एवरेज सैलरी से? नहीं, तो इसको मत लो। लेकिन उससे पहले ये भी चेक करना पड़ेगा ये मेल है या फीमेल है। तो एक और स्टेप आएगी, चलो स्टेप 3, इसको कॉपी करके मैं स्टेप 2 को एज इट इज कॉपी करता हूँ स्टेप 3 में। ठीक है, यहाँ पर हमें एक और टेबल ज्वाइन करना पड़ेगा, कौन सा? ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ई एम पी नंबर, और यहाँ पे एक और ज्वाइन आएगा, ज्वाइन सैलरी को एस बोलेंगे। ओके, अब रन करता हूँ तो देखो, सॉरी कंडीशन रह गई ना राइट करने की, यहाँ पर एक कंडीशन लिखनी होगी, वेयर ई डॉट जेंडर इज इक्वल टू एफ। हाँ, क्या हुआ? नहीं, ये तो अलग है ना, ये क्वेरी अलग है। ओके, देखो एम्प्लॉय नंबर, ये सभी फीमेल एम्प्लॉयज। ओके, एम्प्लॉय नंबर 10,002 का फर्स्ट रिकॉर्ड, सैलरी कितनी है? 65,828। ये सैलरी एवरेज सैलरी कहाँ पे? यहाँ पे, इससे ग्रेटर देन है क्या? यस। तो इसको काउंट करो, 1, ये 2, 3, 4, ऐसे हर एक रिकॉर्ड को चेक करो, क्या करना है? ये सैलरी ग्रेटर देन एवरेज सैलरी होनी चाहिए। अब बस आउटपुट में जो चाहिए वो सिलेक्ट के अंदर लिखो। इस पूरे स्टेप को मैं कॉपी करता हूँ, स्टेप 4 में हम लिखेंगे, देखो आउटपुट में यहाँ पे देखो। अब ठीक है, स्टेप 4 देखते हैं पहले। स्टेप 4 में मैं सिलेक्ट के अंदर क्या लिखता हूँ? एस, सॉरी, सिलेक्ट के अंदर स्टार ही रहने दो पहले, ठीक है। मैं यहाँ पे वेयर में ही कंडीशन डालता हूँ, एंड एस डॉट सैलरी ग्रेटर देन ए डॉट ऑल एवरेज सैलरी। ए का मतलब क्या है? इस टेबल को ए बोल दो, यहाँ पर आएगा ए डॉट सैलरी, नहीं यहाँ पर, सॉरी, हाँ यस, ये कंप्लीट। तो इसको रन करो, नो कॉलर ए डॉट ऑल एवरेज। हे तो वरती नाव नाही दिलं विथ कुठं? वरती विथच्या कुठे नाव लिहिलं? ते विथ स्टेप 4 मध्ये विथ ऑल एव्हरेज सॅलरी नहीं, वहाँ पे कोई जरूरत नहीं ना देने की, एम्प्लॉय पे। ठीक है, इसको हटा दो, बस सिर्फ इसको रन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमारा आउटपुट है इसमें से, ये यहाँ पे सभी फीमेल एम्प्लॉयज है, इसमें से बस मुझे अब ऐसे ही फीमेल चाहिए जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ग्रेटर देन होगी। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर मैं एक स्टेप में सीधा यहाँ पर ही क्वेश्चन डाल, ये डाल देता हूँ स्टार की जगह पे, सम केस स्टेटमेंट डालता हूँ, केस व्हेन एस डॉट सैलरी ग्रेटर देन ए डॉट ऑल एवरेज सैलरी, देन 1, एल्स 0। इसको एंड करो, इस कॉलम को नाम क्या देंगे? एज फीमेल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, फिर से एरर आ रहा है, ऑल एवरेज सैलरी। हम्म, नहीं तो उधर मतलब नहीं नहीं, यहाँ पर आपको पूरा, सॉरी यहाँ पर ये आ रहा है एरर, यहाँ पर हमने टेबल का नाम लिखा है, एवरेज सैलरी लिखना होगा ना यहाँ पे। Yes, यही आउटपुट था। स्टेप बाय स्टेप कैसे किया ये समझ में आ गया? क्वेश्चन को पहले रीड करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से आउटपुट की जरूरत है, उस आउटपुट को पहले हमें सीटी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, वो हमारा टेम्परेरी रिजल्ट सेट हो जाता है। इस क्वेरी का जो आउटपुट आएगा ये टेम्पररी रिजल्ट सेट रहेगा जो इसके अंदर स्टोर होगा। अब एज अ टेबल करके वर्क होगा, जिसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, देखो सैलरीज और एम्प्लॉयज टेबल के साथ। यस, इसी स्टेप को हम, तो मैं इसको स्टेप 5 बोलता हूँ, ठीक है। स्टेप 4 में हम ऐसे कर सकते हैं,
स्टेप 4 में स्टेप 3 को कॉपी करके यहाँ पर बस वेयर में कंडीशन डालूंगा एंड एस डॉट सैलरी ग्रेटर देन यस ए डॉट सैलरी। तो यहाँ पर भी आपको चेंज करना होगा, इसको ये बोलना होगा एंड के बाद ओ सॉरी देखो रोज कितने आ रहे आउटपुट में यहाँ पे। हाँ वही तो देखो, ये तो स्टेप 4 है ना, पहले मुझे ये हमारे आंसर है, ये हमारा आउटपुट है फाइनल। रोज कितने आ रहे हैं 1,71,084। ये हमारा आउटपुट है जिसमें ये सभी फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट है जिनकी सैलरी एवरेज से ग्रेटर है। बस मुझे आउटपुट में ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था काउंट। तो बस स्टेप 5 में वही क्या है, हमने देखो स्टार को हटा के यहीं पे इसको रन करते रहो। हाँ यहाँ पर इसमें ही डाल सकते हैं, इसमें आप वेयर कंडीशन डाल के इसमें भी काउंट डाल सकते हो। मैंने ये क्यों बताया, मतलब हाँ तो देखो ये जो स्टार है ना, इसके बाहर भी आप काउंट लगाओगे ना तो भी चलेगा सिर्फ। आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केस वेन क्या रहेगा, सॉरी इसमें नहीं, स्टेप 3 में नहीं, स्टेप 4 में लिखना होगा। इसको रन करेंगे ना, जो आउटपुट आ रहा था वो देखो यही सेम आउटपुट आ रहा है। तो मैंने आपको ये क्यों बताया, देखो मुझे बस दिखाना था कि आपको केस स्टेटमेंट हम इसमें भी ऐसे यूज कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जो अलग अलग टॉपिक देखे सबको मिला के आपको एक ही क्वेश्चन के ऊपर यूज करना है। तो आपको लॉजिक लगाना है, पहले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आपको कौन से टॉपिक यूज करने पड़ेंगे। क्वेरी लिखना बहुत बड़ी बात नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको चैट जीपीटी गूगल करके भी क्वेरी मिल जाएगी। आप लॉजिक क्या लगाते हो वो इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्लियर है। तो एक सिमिलर एग्जांपल देखेंगे हम कल इसके ऊपर, और एक टेम्परेरी टेबल का टॉपिक देखेंगे। ओके, तब तक एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लो। इसी के ऊपर एक देता हूँ सीटी का। ओके, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज whose salary is higher than all time average salary of all male employees। क्वेश्चन क्लियर है। हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज whose salary is higher than all time average salary of all male employees। क्या करना है, सभी फीमेल एम्प्लॉयज के, मतलब मुझे ऐसे फीमेल एम्प्लॉयज के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिनकी सैलरी मेल एवरेज सैलरी से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सिटी में पहले आपको क्या स्टोर करना होगा, मेल एवरेज सैलरी पहले फाइंड करके वो सिटी में स्टोर करना होगा, और उसको कंपेयर किसके साथ करोगे, हर एक फीमेल एम्प्लॉयज के सैलरी के साथ। पूरे सैलरी टेबल के साथ कंपेयर मत करो, पहले सैलरी टेबल से फीमेल एम्प्लॉय एक्सट्रैक्ट कर लो अलग से। तो कैसे करोगे, सैलरीज और एम्प्लॉयज को ज्वाइन करो, उसमें वेयर में कंडीशन आएगी जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। तो सैलरी टेबल से फीमेल एम्प्लॉयज अलग हो गए, फिर उसके साथ आपको इस टेबल को भी ज्वाइन करना पड़ेगा क्रॉस ज्वाइन का यूज करके। यस, ग्रांट और रिवॉक वो आपके इसमें नहीं रहेगा, एज अ डेटा एनालिस्ट आपका नहीं रहता वो टास्क। जो सपोर्ट टीम रहती है, आईटी सपोर्ट टीम रहती है हर एक कंपनी में, उसके ऊपर रहता है। नहीं नहीं, आपके पास देखो आपका एज अ डेटा एनालिस्ट क्या है, डीडीएल टैब रहे, आपको ये रहेगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, फिर डीएमएल रहेगा। ओके, उसके बाद एक डीक्यूएल एक रहेगा, और एक ट्रांजैक्शन कंट्रोल रहेगा जो कि कमिट और रोलबैक हमने देखा है। और ये क्या आता है, डेटा नहीं, डेटा क्वेरी तो हो गया ना, सिलेक्ट, उसमें सिलेक्ट आता है। देखो डीडीएल, डीएमएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, देन एक और बचा है जिसको डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें आता है ग्रैंड और रिवोक, मतलब किसको कौन सी परमिशन देनी है। जब भी आप कभी जॉब, आपका जॉब लग जाएगा ना, तब देखो आप ट्राई करके कि आप ड्रॉप की क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हमने जो ड्रॉप की क्वेरी देखी है ना, मुझे अगर एक टेबल ड्रॉप करना है, मान लो ये एम्प्लॉय 2 का, कैसे करेंगे, ड्रॉप टेबल EMP2।
यस, सॉरी। ड्रॉप टेबल emp2 टेबल ड्रॉप हो गया। ये आप जॉब लगने के बाद कंपनी में एक क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को भी इसका एक्सेस नहीं रहता। आप एक क्वेरी रन करके देखो, एरर आएगा, रन ही नहीं होगी एक क्वेरी। ओके। तो जो ग्रैंड और रिवोक होता है ना, जो ग्रैंड से हम परमिशन देते हैं कि मान लो मुझे एक्स वाई जेड एम्प्लॉय है, उसको एक परमिशन देनी है, वो सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकता है, अपडेट स्टेटमेंट यूज कर सकता है। तो मैं उसको बस ग्रैंड दूंगा। रिवोक मतलब वो परमिशन उससे वापस ले रहा हूँ मैं, कि मान लो उससे मैंने अपडेट की परमिशन रिवोक कर दी, तो वो सिर्फ सिलेक्ट ही यूज कर सकते हैं। ओके। हाँ, डेटा क्वेरी लैंग्वेज एक्चुअली क्या होता है ना, वो हर बार मतलब कुछ कुछ जगह पे डीक्यूएल अलग रखा है, पर इस डीक्यूएल को हम यहीं पे आता है, डीएमएल में आता है। ओके।